स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है सामाजिक न्याय। ये हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वैसे चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आते नहीं है, पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। इसके अलावा यार आप सभी ना चैप्टर की वीडियो को जरूर देख ले। अगर आप चैप्टर की वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आप सब कुछ आसानी से, जो कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा ना, तो आप आसानी से उत्तर उसका दे पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर की वीडियो को एक बार आप जरूर देखिए। 2 पार्ट में इस चैप्टर की वीडियो को मैंने समझा दिया है। इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ पाना चाहते हैं, जितने भी चैप्टर की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, या फिर आप नोट्स पाना चाहते हैं, तो उसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप सर्च करें रोशन सा स्टडी पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर ले। इसके अलावा इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए। सामाजिक न्याय होता क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सामाजिक न्याय के अर्थ में हमें क्या बताया है। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति क्या है, समान है ना, और उनके आपसी संबंध में ना किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही क्या है, सामाजिक न्याय है कि भाई समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है, और उन लोगों के आपसी संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का, चाहे वो रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धन के आधार पे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले 3 सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब भाई जो भी सामाजिक न्याय है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा, या फिर मतलब हम सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन से सिद्धांत, कौन सी नीतियाँ अपना सकते हैं, उसकी बात हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो 3 नीतियाँ अपनाई जाती है ना, उसमें से पहली नीति है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। यानी कि आपको पता है भाई समाज में सभी लोग क्या है, एक समान है। तो जितने भी एक समान जो लोग हैं ना, उनके साथ ना एक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि 2 समान व्यक्ति है, यानी कि 2 व्यक्ति है जो कि एक ही काम को कर रहे हैं, एक जैसे काम कर रहे हैं। मान लो कि मजदूरी कर रहे हैं कहीं, और एक व्यक्ति है जो कि ऊंची जाति का है, दूसरा व्यक्ति निम्न जाति का है। तो क्योंकि एक जैसे काम कर रहे हैं, तो दोनों ही मजदूर को एक समान वेतन मिलना चाहिए। यहाँ पे जाति के आधार पे वेतन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही क्या है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। ठीक है, अब बात करते हैं समानुपातिक न्याय, है ना। अब देखो जो समानुपातिक न्याय है, इसमें क्या होता है कि कई बार हमें क्या करना होता है, जो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, जिसमें हम समान बर्ताव की जो अवधारणा है ना, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। समान लोगों के साथ समान जो व्यवहार है उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम क्या करते हैं कि भाई परीक्षा में जितने भी छात्र बैठ रहे हैं, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दे रखा है कि परीक्षा में सभी स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से क्या है कि कुछ स्टूडेंट ने तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बहुत ज़्यादा समय लगाया स्टडी में, है ना, स्टडी की। और दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाई उन्होंने मेहनत नहीं की है, ऐसे ही आके एग्जाम में बैठ गए हैं। अब अगर हम समान बर्ताव सबके, अब भाई स्टूडेंट तो सभी एक बराबर है, एक ही क्लास में है, एक जैसे ही है, अब उनके साथ हम क्या करें, सबके साथ समान बर्ताव करें, यानी कि सभी को हम एक बराबर मार्क्स दे दें, तो ये न्याय नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि परिश्रम के आधार पे या कौशल के आधार पे हम लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, उनके मेहनत को हम क्या कर सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं, उनको पुरस्कार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये समानुपातिक न्याय के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। ये भी सामाजिक न्याय की स्थापना करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखना होगा, जैसे कि कुछ पिछड़े वर्ग हो सकते हैं हमारे समाज में, या फिर जो विकलांग लोग हैं, है ना, उनके लिए हमें क्या करना होगा, विशेष प्रावधान करने होंगे। जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, जो अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर जो दलित लोग हैं, जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय से जो संबंध रखते हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विकलांगों के लिए भी काफ़ी रक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं। तो ये विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल के अंतर्गत किया गया है।
ठीक है। तो ये 3 सिद्धांत सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपनाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तीनों ही पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, न्यायपूर्ण बंटवारे से क्या अभिप्राय है। ठीक है, न्यायपूर्ण बंटवारा होता क्या है। तो देखिए लिखा गया है, सामाजिक न्याय का अर्थ है वस्तु और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण। यानी कि देश का जो संसाधन है ना, देश में जितने भी संसाधन है, उस संसाधन का बंटवारा इस तरीके से हो कि जितने भी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। ठीक है, यही क्या है, कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण बंटवारा है। यानी कि अगर मान लो कि भाई सरकारी नौकरी है, अब ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में सिर्फ ऊंची जाति के जो लोग हैं, जैसे शुरू में हमारे यहाँ पे क्या था भारत में कि सरकारी नौकरी में ज़्यादातर ऊंची जाति के लोगों का ही पहुँच ज़्यादा होता था, निम्न जाति के लोगों का पहुँच उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इसलिए नौकरियों में क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई ताकि जो नीची जाति के लोग हैं वो भी ऊपर उठ के आए, है ना। इसके अलावा भूमि सुधार जैसी प्रावधान किए गए, जैसे कि क्या था, भूमि सुधार की कानून बनाया गया, जैसे कि कोई व्यक्ति ना सीमित मात्रा में अपने पास ज़मीन रख सकता था। ऐसा नहीं है कि भाई ज़मीन बस जो अमीर लोग हैं वही ज़मीन खरीदते जा रहे हैं और गरीब लोगों के पास रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है ना, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया, भूमि सुधार जैसे कानून भारत में लागू किए गए, जैसे कि भूमि के मतलब खरीद पे कुछ ना कुछ सीमा तय कर दी गई थी। ठीक है, तो ये न्यायपूर्ण बंटवारे में ये चीज़ें आपको बता देनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका रॉयल्स का जो न्याय सिद्धांत है ना, उसको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निष्पक्ष, और हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, आप बस इसको समझे। ठीक है, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जाता है। ठीक है, जो निष्पक्ष और जो न्यायपूर्ण वितरण है, जो वस्तु और सेवाओं का जो न्यायपूर्ण वितरण है उसको सही ठहराया जाता है, ये बात हमें पता है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, रॉयल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किया। किस प्रकार किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो आपका ये रॉयल्स है, ठीक है, रॉयल्स के न्याय सिद्धांत को ही समझाना है। और आपको पता है कि रॉयल्स ने न्याय के सिद्धांत को अज्ञानता के आवरण के द्वारा क्या किया है, प्रस्तुत किया है ना। अब इसमें एक बार हम आंसर को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है। देखिए आंसर को हम देखते हैं, रॉयल्स ने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराते हुए अज्ञानता के आवरण का उपयोग किया है। रॉयल्स के अनुसार अज्ञानता के आवरण के अंतर्गत समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने संभावी स्थान और पद के बारे में सर्वथा अज्ञान रहेगा। मतलब उन्होंने एक तरीके से जो अज्ञानता का जो आवरण है उसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको ये नहीं पता है कि भाई वो समाज में ना किस स्थिति पे है या किस पोस्ट पे है, और उसको क्या करना है, समाज के लोगों को संगठित करना है, समाज के लोगों को एक साथ करना है और उस समाज के लिए क्या करनी है, नीतियाँ बनानी है। तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति सदैव ही ऐसे नीतियाँ बनाएगा जिससे कि सभी लोगों को क्या हो सके, फ़ायदा मिल सके, सभी लोगों का भलाई हो सके। अगर हम बात करें कि भाई कुछ पूंजीपति लोगों को हम नीति बनाने के लिए कह देते हैं या अमीर लोगों को नीति बनाने के लिए कह देते हैं, तो हो सकता है कि गरीबों के लिए काम ना कर पाए, है ना, गरीबों की भलाई की बात वो ना कर पाए, कमज़ोर वर्ग है उनके भलाई की बात ना कर पाए, और जो न्यायपूर्ण वितरण है वो फिर नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण में कठिनाई आएगी। तो एक बार आगे भी हम इसको रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है। अब देखिए, रॉयल्स के अनुसार अज्ञानता के आवरण के अंतर्गत समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने संभावी स्थान और पद के बारे में क्या रहता है, सर्वदा अज्ञान रहता है। मतलब अज्ञान मतलब कि उसको ज्ञान नहीं है कि वो किस पद पे रहने वाला है या फिर किस स्थिति में रहने वाला है, उसे स्वयं अपने विषय में भी जानकारी नहीं होगा, अतः वो एकदम बुरी स्थिति के अंतर्गत समाज की कल्पना करेगा। मतलब समाज की कल्पना करने की यहाँ पे बात की गई है। वो समाज के विषय में सोचते हुए इस बात का अवश्य ध्यान रखेगा कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म सुविधा संपन्न परिवार में होता है तो उसे विकास के उचित अवसर प्राप्त होंगे, परंतु यदि व्यक्ति का जन्म पिछड़े एवं समाज के अत्यधिक निचले वर्ग में होता है तब वह क्या होगा। ठीक है, अब वही बात जो मैंने आपको समझाया है उसी को समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। रॉयल्स का कहना है कि जब व्यक्ति अपने आप को इस स्थिति में रखकर सोचेगा तब वो अवश्य ही
समाज की कल्पना करेगा जो समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा कर सके। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो कि निम्न परिवार में अगर वो जन्म लेता है, निम्न परिवार में होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी नीति बनाएगा जिससे कि कमज़ोर वर्गों की हितों को साधेगा, वो कमज़ोर वर्गों की जो हित है ना उसकी रक्षा करेगा। वह व्यक्ति के ऐसे नियम की वकालत करेगा जिससे कमज़ोर वर्गों के विकास को उचित अवसर मिल सके, है ना। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अगर कमज़ोर परिवार में जन्म लिया है तो वो ऐसे लोगों के लिए नीतियाँ बनाएगा, कमज़ोर लोगों के लिए नीतियाँ बनाएगा और कमज़ोर लोगों को ही विकास के क्या मिल सके, उचित अवसर मिल सके, ऐसी नीतियों को बनाएगा, है ना। इसमें आगे पढ़ते देखिए क्या लिखा है। इससे यह सब स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों के लिए सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वह उच्च वर्ग के हो और चाहे वो कमज़ोर वर्ग के हो। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि वो समाज में उसकी क्या स्थिति है, क्या पद है, तो वो अक्सर ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे कि सभी लोगों को क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको रॉयल्स के न्याय सिद्धांत को समझाना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है कि देर से मिलने वाला न्याय अन्याय है। व्याख्या कीजिए कि अगर कोई न्याय, आपको न्याय तो मिल जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा देर से मिलता है तो वो क्या होगा, अन्याय होगा। सच्चाई तो है भाई इस कथन में, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको एक बार हम रीड करते हैं, उसके बाद हम इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक आदर्श और निष्पक्ष न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक है कि न्याय सरल, निष्पक्षता एवं जल्दी हो। यदि किसी नागरिक को न्याय समय पर नहीं मिलता है तो वह न्याय ना होकर क्या हो जाता है, वो अन्याय हो जाता है। न्याय में देरी होने से उस नागरिक को धन की हानि होगी, पहली बात तो, है ना। इसके अलावा किसी भी देश की न्याय प्रणाली के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मुकदमे की सुनवाई जल्दी ना होने से सच्ची सबूत क्या हो जाएंगे, जो भी सच्ची सबूत है वो मिटाने आसान हो जाएंगी, है ना। नकली सबूत बनाने एवं नकली गवाह बनाने में आसानी होती है और कई बार न्याय मिलते मिलते क्या होता है, जो भी प्रार्थी है, मतलब जिसको न्याय चाहिए उसकी मृत्यु भी हो जाती है न्याय मिलते मिलते, है ना। कई बार आप लोगों ने ये चीज़ें फिल्मों में भी देखा होगा कि भाई एक व्यक्ति है जिसको न्याय चाहिए लेकिन काफ़ी समय से वो अदालतों का चक्कर काट रहा है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है और इसी बीच उसकी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। तो न्याय में अगर देरी होगी तो वो न्याय नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, अन्याय होगा, क्योंकि उसमें आपका धन, समय और हो सकता है कि भाई उस न्याय मिलने से पहले पहले उस व्यक्ति की जान भी चली जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि मुक्त बाजार के पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है आपको। जो मुक्त बाजार है, सबसे पहले आप समझे कि ये मुक्त बाजार होता क्या है, मुक्त बाजार से हम क्या समझते हैं। देखिए, मुक्त बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है ना। मुक्त बाजार एक ऐसा बाजार होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अमेरिका जैसे देशों की हम बात करते हैं या फिर पश्चिमी यूरोप के देशों की हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, मुक्त बाजार को अपनाया गया है। अब मुक्त बाजार में क्या होता है कि भाई कीमत जो है वो बाजार द्वारा निर्धारित होता है। जो पूंजीपति लोग होते हैं ना, उनका दबदबा बाजार में अधिक होता है। सरकार बाजार के लिए नीतियाँ नहीं बनाती है बल्कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, पूंजीपति, वो क्या करेंगे, बाजार के लिए नीतियाँ बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे पक्ष और विपक्ष में बताना है एक तरीके से मुक्त बाजार की कुछ खास बातें और कुछ उसकी बुराई भी हमें इसमें बतानी है। तो सबसे पहले मान लो कि भाई हम मुक्त बाजार के पक्ष में हम पहले बता देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बाजार व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग की परवाह नहीं करता है। ठीक है, बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है। मतलब इस बाजार में ऐसे व्यक्ति ही सर्वाइव कर सकते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ सकते हैं जिनके अंदर योग्यता है, कौशल है। ठीक है, ये तो भाई इसका पक्ष हो गया, मतलब अच्छी बात हो गई। विपक्ष में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई मुक्त बाजार ताकतवर, धनी व प्रभावशाली लोगों के हितों में काम करते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस मार्केट में अपना पैसे लगा के अपना मतलब विकास कर सकते हैं, है ना। जो सुविधा विहीन लोग हैं उनको वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या रह जाते हैं, अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जिनके पास साधन कम है ना, उनके लिए इस बाज़ार में अपना काम करने के लिए मतलब बहुत कह सकते हैं मुश्किलें आएंगी और सही से वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मुक्त बाजार के पक्ष और विपक्ष में आपको जो तर्क देने थे वो मैंने समझा दिया है। सो दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन जो थे वो इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है।
किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बताएं। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अब मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है या दूसरे सब्जेक्ट है, उसका टेस्ट पेपर बनाऊंगा। तो आप लोग ना टेस्ट पेपर की वीडियो को भी जरूर देखिए और उस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी टेस्ट पेपर के माध्यम से अपनी स्टडी को बेहतर कर सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।